सलमान साहब, आपका अभिनंदन है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुनाइट ऑन न्यूज़ 18। धन्यवाद धन्यवाद जी, मेरा बहुत सीधा सवाल है। गाजियाबाद में एक बड़ी घटना होती है जो कि एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, लेकिन आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी, पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने इस पूरे मामले में राम भक्तों को लपेट लिया। क्या आपको लगता है ये जायज़ बात है? आपके दो नेता सलमान निजामी और मशकूर उस्मानी, जो बिहार से चुनाव भी लड़े आपकी टिकट पर, उन्होंने भी इस पे पूरे मुद्दे में धर्म का कार्ड खेला। एफआईआर भी हो चुकी है। बोलिए। देखिए, आप ये तो नहीं चाहते हैं कि इसका निर्णय और फैसला एक कोई पॉलिटिकल दल सुना दे। तो कोर्ट का मामला है, एक एफआईआर हुई है, लेकिन जब भी एफआईआर होती है और जिससे एक उत्तेजना पैदा हो, ऐसी कोई स्थिति हो जो आवाम में, जनता में कोई उत्तेजना पैदा हो, तो उसके कथन कई या उसके बारे में कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं, कभी सही भी होती हैं, कभी सही नहीं भी होती हैं, और उस पर प्रतिक्रियाएं आती हैं। सोच समझ के आनी चाहिए और सोच समझ के आती हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि कोई पक्षपात हो रहा है या किसी को भड़काया जा रहा है या किसी को कोई कष्ट पहुंचाया जा रहा है, किसी को कोई चोट पहुंचाई जा रही है। अब अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि हो, अगर उसमें कोई असत्य हो, तो उसको स्पष्ट कर देना चाहिए। वो आपका काम है, मीडिया का काम है कि आप छानबीन करते हैं और प्रथम दृष्टि से जो आप समझते हैं सही है, जो हुआ है, उसको आप उजागर करते हैं, और उसको देखकर जो भी एक जिम्मेदार राजनीतिज्ञ होता है वो स्वीकार करता है कि हाँ, ये बात जो मैंने कही थी वो बात नहीं है, या राहुल जी तो जो जिम्मेदार बात व्यक्ति मीडिया हैं। में आज सही है, हमारे पास तथ्य हैं, मेरा हमारे मेरा पास काउंटर क्वेश्चन है सबूत इसमें हैं सलमान जी। कि ऐसा है कि ये बात सही है, जी लेकिन अंततः जो फैसला है वो तो जी कोर्ट ही सुनाएगा ना। जी, बिल्कुल आपकी बात जायज है कि कोर्ट ही फैसला सुनाएगा, निर्णय कोई नहीं दे सकता। लेकिन राहुल गांधी एक जिम्मेदार नेता है, सलमान निजामी एक जिम्मेदार नेता है, मशकूर उस्मानी एक जिम्मेदार नेता है। मैं सलमान निजामी और मशकूर उस्मानी की बात करूं तो इन्होंने तो आग में घी डाला। एक सिंपल लॉ एंड ऑर्डर इशू को इन्होंने कम्युनल एजेंडा बनाने की कोशिश करी और इसको ऑर्केस्ट्रेट करा गया और फिर ट्विटर पे खूब चलाया गया। क्या आपको लगता नहीं है इससे सांप्रदायिकों में वैमनस्य फायदा होता है? और आरोप आपकी पार्टी कहती है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन यहां पर तो रंगे हाथों आपके नेता पकड़े गए हैं कि जो हिंदू मुसलमान करना चाह रहे थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक आपके नेता हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो गली गली कूचे कूचे जो वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, उसके अंदर जो अखबारों में भी छपा, वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान कांग्रेस को वोट दे देगा तो फिर बीजेपी दोबारा 2 सीटों पे आ जाएगी। अच्छा, सुन लीजिए कि अगर किसी ने कुछ कहा है जो उचित नहीं है, तो उसको समझाना चाहिए कि ये उचित नहीं है। आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप इसको आगे बढ़ावा मत दीजिए। जो भी क्रिमिनल कोई स्थिति पैदा होती है, उसमें कहीं ना कोई सांप्रदायिक उसका एक विवरण करता है, सांप्रदायिक उसको रंग देने का प्रयास करता है। वो कोई हो, कांग्रेस का हो, किसी और दल का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो। ये नहीं हो सकता कि मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी ना करे, लेकिन मुझे और मेरी पार्टी को करने का अधिकार होगा। किसी को नहीं है अधिकार। अगर कोई कहीं पर त्रुटि करता है, गलती करता है, तो उसको आप प्लीज समझा दीजिए। आपका काम है समझाने का। लेकिन ना हम यहाँ बैठकर ये फैसला कर सकते हैं कि वहां जमीन पर क्या हुआ, ना हम ये कह सकते हैं कि उसमें सांप्रदायिक रंग किसी ने गलत घोला, ना हम ये कह सकते हैं कि उसमें सांप्रदायिक कोई विषय नहीं था। ये कह नहीं सकते हैं, और ना बहुत जल्दबाजी में हमें जजमेंटल होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत हमको इतनी जल्दबाजी में कोई जल्दी किसी जजमेंटल पर भी भी नहीं हो कोई रहा। आरोप नहीं लगाना चाहिए। सलमान जी देखिए, इस पूरे विषय में ट्विटर पे भी एक एफआईआर हुई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि देखिए ट्विटर को टारगेट कर रही है ये सरकार। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में रहना है तो भारत के कानूनों को पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपका इस पर राय क्या है? आप वकील भी हैं पेशे से। विदेशी कंपनी को क्यों, हम सबको, बाहर वाले को और भारतीय को, हर एक को कानून का पालन तो करना ही है ना। तो और अगर ट्विटर किसी के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाया गया है, जी किसी को कानून के किसी प्रावधान से मुक्त किया गया है, माफ किया गया है, तो वो भी उसी कानून में होता है। जिस कानून का उल्लंघन अगर हो रहा है तो उसको गलत माना जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। तो आप किसके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं? मैं आपसे इसके बारे में पूछ रहा हूं, ट्विटर को जब भारत की सरकार ऐसा कह रही है और
अब गाजियाबाद के इंसिडेंट में उन पे एफआईआर भी हो गई है क्योंकि वो अपना इंटिमिडेटरी स्टेटस उन्होंने खो दिया है। तब आपकी पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, देखिए ट्विटर को दबाने की कोशिश है। जब बाकी सोशल मीडिया कंपनीज तमाम वो प्रावधान मान सकती है जो भारत सरकार दे रही है, ट्विटर क्यों नहीं मान सकती? ट्विटर भारत से बड़ी तो नहीं है, भारत के संविधान से तो बड़ी नहीं है, भारत के विधान से तो बड़ी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। और मैं कोई ट्विटर के हित में और उनके पक्ष में कोई बात कहने के लिए मुझे कोई ब्रीफ नहीं है। लेकिन एक बात है, जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को कितनी आज़ादी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, कहाँ तक होनी चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। पहले से ये क्यों तय कर दें कि इन पर नहीं लगेगा, इन पे लागू होगा, इनको नहीं लागू होगा। कोई हमारी अपनी भूपौती नहीं है, हमारे अपने कोई मित्र नहीं है। बिल्कुल आपकी बात जो सही है। देश में व्यवस्था बनेगी उसको सबको स्वीकार करना होगा। लेकिन जिसको सलमान जी, स्वीकार नहीं है वो भारत में ना आए, ये तो बात स्पष्ट है ना। लेकिन इस पर चर्चा हो, यहाँ कोई चर्चा नहीं कर रहा कि उनको क्या सुरक्षा मिलती थी अब नहीं मिलेगी, उनको क्या 3 अधिकार महीने का मिलते वक्त थे मिला, अब नहीं मिलेंगे। इस पे उन्होंने भारत की चर्चा नहीं है। सरकार को चर्चा जवाब सिर्फ देना ये है, लाजमी नहीं समझा। सलमान जी, आपको तो जानकारी होगी, उनको 3 महीने का वक्त मिला, उनको भारत की सरकार को उन्होंने जवाब देना लाजमी नहीं समझा। अरे फेसबुक फॉलो कर सकता है, व्हाट्सएप फॉलो कर सकता है, बाकी सोशल मीडिया कंपनीज कर सकती है, इंस्टाग्राम कर सकता है, तो व्हाई नॉट ट्विटर? इज ट्विटर अबव इंडियन लॉ? दैट्स माय पॉइंट। व्हाई कांग्रेस पार्टी इज सपोर्टिंग ट्विटर? वो इंडिया के साथ क्यों नहीं है? Congress party is not supporting anyone to be above Indian law. Please get that right. Please get राहुल जी that right. सपोर्टिंग, आप राहुल यहाँ गांधी सपोर्ट फैसला कर कर रहे हैं। रहे हैं कि इंडियन लॉ क्या है। इंडियन लॉ क्या है उसका फैसला कोर्ट में होगा। अगर ट्विटर को हमारी कही हुई बात सरकार की पसंद नहीं है तो ट्विटर कोर्ट जाएगी। कोर्ट में 2 पक्ष होते हैं। ट्विटर कोर्ट गई है, अभी तक किसी ने स्टे नहीं लगाया, किसी ने स्टे नहीं लगाया। उस पक्ष में हम किससे सहमत हैं, किससे सहमत नहीं है, वो कोर्ट तय करेगा। अगर प्राइमा फेसी में आएगा। अगर प्राइमा फेसी में ऑनरेबल कोर्ट को लगता तो स्टे लगाया जाता है, लेकिन अभी तक स्टे नहीं लगा। अरे तो कोर्ट, अब आप कोर्ट के भी खिलाफ हो गए। मैं कोर्ट के खिलाफ नहीं, मैंने बोला अगर प्राइमा फेसी कोर्ट को लगता तो स्टे लगा दिया जाता, उस कानून के ऊपर लगा दिया जाता है ना। अगर कोर्ट को लगता है ये कानून जायज नहीं है तो स्टे लगा दिया जाता है, लगा उस पे स्टे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप हर जगह, आप हर विषय पर कोर्ट को अलग करके चाहते हैं कि यहीं पर आदेश दे दिए जाए, हम लोग यहीं पर निर्णय दे दें कि कोर्ट को क्या करना चाहिए। कोर्ट के सामने मामला है, कोर्ट के सामने मामला तय होगा। कोर्ट के निर्णय के बाद भी लोग कहते हैं कि हमारा ये पक्ष है, हमारा ये पक्ष है, और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाता है। तो अब जहां कोर्ट का जो फैसला होना है वो हो जाने दीजिए। आप यहाँ हमसे क्यों फैसला अभी नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर। मैं और आप तो कुछ फैसला कर भी ले तो उसको मानेगा कौन? लेकिन महत्वपूर्ण ये है, कौन मानेगा नहीं मानेगा। मैंने आपकी बात मानकर मैं यहाँ आया हूं। आपकी ये बात कहकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि कौन मानेगा। कोई माने ना माने, हम मनाना नहीं चाहते हैं, हम पर्सुएड करते हैं, हम लोगों को समझाना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपसे यहाँ आकर बात कर रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं आता। मैं इसलिए आ रहा हूं कि शायद आप मेरी बात मान जाएं, शायद आप मेरी बात ना माने। ये भी संभव है कि मैं आपकी बात मान जाऊं, इसीलिए हम यहाँ आते हैं। और यही डेमोक्रेटिक बिल्कुल सर, आई एम इन टोटल बात कह देना कि आपकी बात कौन मानेगा, ये कोई नहीं, मैं कह रहा हूं, मैंने ये कहा कि मेरी और आपकी बात अगर हम बोल भी देंगे कि ये उसको मानना चाहिए, उसको फिलहाल कौन मानेगा, ये मेरा पॉइंट था। मैंने अपने और आपके दोनों बारे में बोला। ये आपकी बात लोग मानेंगे, इसीलिए मैं यहां आया हूं कि आपकी बात का एक वजन है। आप इस देश के मीडिया के एक बहुत प्रमुख मीडिया के नेता हैं, और इसलिए आप जो कहेंगे उसमें वजन होगा, उसमें अवश्य लोग उस पर विचार करेंगे। इसीलिए मैं यहां आया हूं, और कोई वजह नहीं है। और हो सकता है आप और हम किसी विषय पर एक राय के हो सकता है किसी विषय पे हम एक राय के ना हो। आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें आपने कहा कि जितिन प्रसाद के जाने से आप बहुत दुखी हैं, आप उनको छोटे भाई की तरह मानते हैं, लेकिन आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? G23 से G22 हो गया है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये तो आप उन्हीं से पूछेंगे ना। आप आपको क्या लगता है? पूछ सकते हैं कि सलमान साहब आप क्यों नहीं गए, मैं आपको बता दूंगा। अब जो चला गया है उसके बारे में आपको क्या बताऊंगा। मुझसे पूछ के गए होते, मुझे कॉन्फिडेंस में लेके गए होते, मुझसे आकर कोई दुखड़ा रोया होता, तो मैं आपको सचमुच आपको बता देता कि उनके मन में ये कुंठा थी। लेकिन आज तो मैं आपको सिर्फ यही जवाब दे सकता हूं कि मैं यहाँ क्यों हूं, ये कैसे दे सकता हूं कि वो क्यों गए। लेकिन जो उनके प्रति मेरी भावना थी,
जो उनके उनके पिताजी के समय से मेरे उनके संबंध रहे, मैंने वो व्यक्त कर दिए। मैं ये भी कह सकता था कि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं, लेकिन क्यों? सच्ची बात यह है कि उनसे मेरा अच्छा संबंध था, लेकिन उन्होंने शायद मुझे इतना पर महत्व नहीं 3 दिया पीढ़ियों के कि कांग्रेस मुझे। के नेता, उनको कांग्रेस छोड़ के जाना पड़ा। G23 में भी वो थे, G22 हो गए। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कांग्रेस कहना में सब कुछ ठीक क्यों नहीं चल रहा? सचिन पायलट नाराज है, सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर की तलवारें खिंची हुई हैं। क्यों ऐसा हो रहा है ये सब कुछ? देखिए, ऐसा है, ऐसा समय समय कर्नाटक में भी पर समस्या है। समय समय पर हर जीवित पार्टी में ऐसा होता है। G23 22 हो गई या 22 से 15 हो गई, लेकिन जो उसके प्रमुख लोग G23 के थे, उन्होंने बहुत समझदारी के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ और बड़ी उदारता के साथ उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए निर्णय लिए हैं। उन्होंने पार्टी से ये स्वीकार किया कि ये समय देश में कोरोना से लड़ने का है, ये समय आपस में लड़ाई का या आपस में चुनाव की कुश्ती करने का नहीं है। इसका हम आदर करते हैं। समय आएगा, चुनाव भी होगा। नहीं, अब रही बात, ये तो कोई चुनाव क्यों की बात ही नहीं है, ये कुछ तो कर आपके रहा पार्टी है के कि अंदरूनी दिक्कत की बात है। नहीं, अंदरूनी दिक्कत की बात नहीं है, अंदरूनी व्यवस्था की बात है। हर पार्टी में होती है। ये बैंगलोर में बीजेपी में हो रही है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी में हो रही है, उसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। वो भी अंदरूनी बात है, उनकी पार्टी की अंदरूनी बात है। बड़ी पार्टी है, आज के दिन वो बड़ी पार्टी है, उनकी अंदरूनी बात है। हम उस पर नहीं चर्चा छेड़ते हैं, ना हम छेड़ना चाहते हैं। मेरा अगला अगला सवाल आपसे, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस की चैट में एक ऑडियो काफी वायरल हुआ और उन्होंने एक पाकिस्तानी पत्रकार की मौजूदगी में कहा कि जब कांग्रेस आएगी तो 370 को हटा देगी, या उस पर दोबारा विचार करेगी, या फिर उस पर आपने आएगी तो समझा दोबारा नहीं, विचार करेगी। 370 को कि 370 के निर्णय को हटा देगी। मैं समझता, जी ठीक है, वो कर देंगे। देखिए, कश्मीर का एक बड़ा संवेदनशील, एक बहुत बड़ा गंभीर और कॉम्प्लिकेटेड कश्मीर का इतिहास रहा है, और उनका परिप्रेक्ष्य है। उस परिप्रेक्ष्य में जो वहाँ की भावनाएं हैं लोगों की कि हमको जी, बौना कर दिया, हमको छोटा कर दिया, हमारे अधिकार हमसे ले लिए, उस संदर्भ में दिग्विजय सिंह ने वो बात आप कही थी। दिग्विजय सिंह की और बात मैं का वहां समर्थन नहीं। करते हैं? जी, आप दिग्विजय जी की बात का समर्थन करते हैं? सॉरी, नहीं, मैं समझा नहीं। दिग्विजय सिंह ने इस बात को कहा होगा, और मैं समझता हूं उनसे आप अगर बुलाकर इस तरह से अगर चर्चा करेंगे तो अवश्य उसको विस्तार से वो आपको समझाएंगे। कश्मीर आपके के विचार क्या लोगों है? की भावना को मानना, समझना, उनका सम्मान करना और उनको अपने साथ और मजबूती के साथ देशभक्ति का आदर करते हुए जोड़ना, आप ये भी हम मान रहे हैं सबका कि लक्ष्य विचार है। होना चाहिए, अगर आपकी सरकार आती है आने वाले समय में तो 370 पे पुनर्विचार होना चाहिए? नहीं, किस किस पे विचार होगा वो तो मैनिफेस्टो बताएगा, जब मैनिफेस्टो आएगा। लेकिन कश्मीर को सुदृढ़ करना, कश्मीर को और मजबूती से देश से जोड़ना और अभी कश्मीर को टूटा हुआ कश्मीर सम्मान देश देना, से। मैं समझता हूं इस पे तो सभी विचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो आज भी कर रही है, आज भी कर रही है विचार। चलिए, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी आपको चिमटे से छूने को तैयार नहीं है। सपा को आपके नेता भी खरी खोटी सुनाते रहते हैं। कांग्रेस का 2022 में स्टैंड क्या है? क्योंकि अभी हाल ही में सुनील राय हैं एक प्रदेश के सचिव, उन्होंने चिट्ठी लिख दी है सोनिया गांधी को, और इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करा दी है वहां के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ। ये सब कुछ नहीं, आपकी आप पार्टी में उत्तर प्रदेश में सुनील हो रहा राय है। के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं। सुनील राय मेरे समय में पार्टी के कार्यकर्ता थे, मेहनत करते थे, अच्छे थे। आज उनको किस बात से कष्ट हुआ है, किस बात को लेकर उन्होंने एफआईआर किया है, चिट्ठी लिखी है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से जुड़ा हूं, लेकिन मैं अभी केंद्र में हूं, और केंद्र में यहाँ पर जो कुछ कर सकता हूं उत्तर प्रदेश के लिए मैं कर रहा हूं। इसलिए अगर आप मुझे कहां पहले कहां पूछ लेते, स्टैंड मैं करती है पता कांग्रेस करके पार्टी? मैं आपको अवश्य बताता पूछ करके। बीजेपी आप कह रही फिर है इसका 300 प्लस, सपा कह रही है कि वो भी अच्छी सीटें लेकर आएगी। कांग्रेस का लक्ष्य क्या है? देखिए, कांग्रेस का लक्ष्य एक बड़ा स्पष्ट है। हम बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गए उत्तर प्रदेश में। हमें अपने किरदार को फिर से वहां पर उजागर करना है, और उत्तर प्रदेश को आज एक किरदार की पार्टी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। हम इस लक्ष्य में अपने आप को कामयाब कर सकें, इसके लिए हम दिन रात अपनी मेहनत करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, एक अच्छी पार्टी बनकर हम कांग्रेस
कांग्रेस को प्रस्तुत करें वहां पर उत्तर प्रदेश में। आगे जो वहां की जनता और आवाम का निर्णय होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। हम ये मानते हैं कि जो लड़ाई होगी, उत्तर प्रदेश में लड़ाई होगी, उसको हमको सशक्त रूप से, मजबूती से और एक बहुत स्पष्ट प्लेटफॉर्म को लेकर, एक मैनिफेस्टो को लेकर उस लड़ाई में हम उतरेंगे। अखिलेश यादव से गठबंधन करेंगे आप लोग, क्योंकि वो तो आपसे करने को तैयार नहीं, आप प्रयास करेंगे? देखिए, अरे आप, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप प्रयास करिए। हमारे साथ कौन मिलेगा नहीं मिलेगा, हम अकेले लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये सारी हमारी पार्टी समय समय पर निर्णय करती जाएगी। जैसे जैसे करती जाएगी आपको भी हम बताते रहेंगे। चलिए, बहुत और हम बताएंगे आपको न्यूज मिलता रहेगा, आपको भी इस बात में मजा आता रहेगा। लेकिन आज मैं आपके सामने ये कह दूं, क्या ये ठीक होगा मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए? मेरी पार्टी को निर्णय लेने हैं, पार्टी सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ निर्णय पर वो आपको छूना नहीं चाहते ना। पार्टी लेगी, वो लेगी, उस निर्णय को हम मजबूती के साथ सपोर्ट करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा एक मन है आखिरी में आपसे सवाल पूछने का। कांग्रेस जिस स्थिति में पहुंच गई, क्या आपने कभी सोचा था इस स्थिति में पहुंचेगी कांग्रेस? मैंने नहीं, मुझे ये याद नहीं कि कभी मैंने ऐसा अनुमान लगाया हो या कभी ऐसा सोचा हो या कभी ऐसी कल्पना की हो। मैं नहीं समझता था। हम ऐसी पार्टी नहीं है कि हम इतने कमज़ोर हो जाएं, इतने नीचे पहुंच जाएं, इतने सुकड़ जाएं। ऐसा मेरा मानना है। ये दुर्भाग्य है, ये हमारे युग का दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे समाज का दुर्भाग्य है। और हम लोग जो जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, जो कांग्रेस से जुड़े रहेंगे, हम सबका ये दुर्भाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य का सामना करना हमारा संकल्प है। हम कांग्रेस को फिर खड़ा कर सकें, ये हमारा संकल्प है। हम कितने कामयाब होते हैं, नहीं होते हैं, वो समय बताएगा। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है कि हमारी मदद करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम तो तमाम खबरें दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान खुर्शीद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि काफी बेबाकी के साथ आपने सब सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर हैविंग यू एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच सलमान जी। थैंक यू। अब मैं प्रेम शुक्ला साहब का रुख करूंगा। प्रेम शुक्ला साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और उन्होंने कई बयानों पे बोला कि देखिए जी, मुझे लगता है कि उन्होंने बातों बातों में बहुत कुछ कह दिया, उत्तर प्रदेश के बारे में भी, कांग्रेस के बारे में भी। व्हाट इज योर व्यू? काफी देर से वो बोल रहे थे, इसलिए मैं बीजेपी को मौका दे रहा हूं। देखिए सलमान खुर्शीद जी भी बहुत स्पष्टता से लगभग यही बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति अत्यंत नाजुक है और अकल्पनीय है। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। और जो जिस पार्टी के 7 विधायक पिछली बार चुन के आए हों, उसमें से भी अधिकांश विधायक चले गए हों। पिछली बार लोकसभा में जिसकी 2 सीटें अमेठी और रायबरेली रही हों, इस बार अमेठी का चुनाव भी 2019 में हार जाना और रायबरेली में जो एकमेव विधायक उनकी हैं वो भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। ऐसे में कांग्रेस की जमीनी स्थिति निश्चित तौर पर खराब है। अब कांग्रेस इसको उठना कैसे चाहती है? तो आपने जो शुरू में बताया कि जिस तरह से सपा जो है चाहती है कि हमारे साथ जो है अल्पसंख्यक मतों का ध्रुवीकरण हो जाए और उसके साथ जातीय मतों को मिलाकर हम अपनी लड़ाई को कामयाब बनाने की दिशा में जाएं। अब उसी वोट बैंक में कांग्रेस भी छिद्र लगाना चाहती है और कांग्रेस इसी कारण जो है अपनी तरफ से नसीमुद्दीन सिद्दीकी से इस तरह के बयान दिलाती है। और उस पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी अगर मान लीजिए राहुल गांधी के संदर्भ में या कांग्रेस के संदर्भ में अन्य कोई बयान दे दें तो उनको तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी हो जाएगी, उनके खिलाफ पार्टी जो है अनुशासन। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से तुष्टीकरण करवा रही है। ओके आचार्य जी जवाब। इमरान प्रताप ओके, कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हैं आचार्य जी जवाब। 40 सेकंड आचार्य जी जवाब। 10 सेकंड मैं दूंगा आपको प्रेम भाई, आपको मैं वक्त दूंगा आगे, लेकिन अभी आचार्य जी का जवाब बेहद महत्वपूर्ण है। मेरी बात पूरी हो जाती। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप लोग तुष्टीकरण का खेल खेल रहे हैं कि जिससे सपा को नुकसान हो जाए वहां पर और जिससे आपका खेल बन जाए। एक तरफ ब्राह्मण होगा, दूसरी तरफ मुसलमान होगा, तो आपका खेल बनेगा। देखिए अमीश देवगन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, देश की आजादी की लड़ाई भी उसने लड़ी तो हिंदू और मुसलमान सबको साथ लेके लड़ी। और कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद जो सरकार, तब तो महात्मा गांधी थे आचार्य जी, मुसलमान या धर्म, तब तो महात्मा गांधी थे, अब तो राहुल गांधी। आप कैसी बात कर रहे हैं अमीश? गंभीर मैं बिल्कुल गंभीरता से कह रहा हूं। गंभीर जवाब। आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई। अभी की कांग्रेस लड़ाई राहुल गांधी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तरफ से लड़ रही है। अमीश जी सर। अमीश देवगन जी, मैं बात पूरी कर लूं। प्लीज देवगन जी, कांग्रेस ने कभी ये धर्म के नाम पे विभाजन की राजनीति नहीं की है, लेकिन
हाँ, एक बात ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश में, जैसे मैंने शुरुआत में की, जो बात शुरुआत में आपने सवाल किया और मैंने उसका जवाब दिया, तो समाजवादी पार्टी का एक बहुत पुराना ख्वाब है कि सारे मुसलमान उसको अपना नेता मान लें। ये बिल्कुल पक्की बात है। और बीजेपी का ये ख्वाब है, ये सपना है कि सारे हिंदू उसे अपना नेता मान लें, अपनी पार्टी मान लें। तो सवाल इस बात का, इन दोनों में पिस कौन रहा? उत्तर प्रदेश की जनता। और उत्तर प्रदेश का जो मैं तो ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि नौजवान है, किसान है, वो सब बर्बाद हो रहा है। और ये देखना अमीश देवगन, उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव भी इसी मोड़ पे होगा। तो इसीलिए मैंने अपनी बात को, जब मैंने बात की थी, तब कहा था कि बीजेपी एक ऐसा चक्रव्यूह की रचना कर रही है, एक ऐसा चक्रव्यूह सजा रही है कि जिसमें जो घुसता चला जाएगा उसका वध हो जाएगा। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, ये राहुल गांधी को इस चक्रव्यूह में फंसने के लिए किसने बोला? सलमान निजामी को इस चक्रव्यूह में फंसने के लिए किसने बोला? मशकूर उस्मानी को इस चक्रव्यूह में फंसने के लिए किसने बोला? नसीबुद्दीन सिद्दीकी को इस चक्रव्यूह में फंसने के लिए किसने बोला? आचार्य प्रमोद कृष्ण तो फंसते नहीं है इस चक्रव्यूह में, बाकी क्यों फंस जाते हैं? बताइए ना। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल। राहुल गांधी जी ने ये कहा। जी, क्या कहा? अमीश देवगन, राहुल गांधी जी ने क्या कहा? आप मुझे बताओ। उनका जो स्टेटमेंट लौनी गाजियाबाद के इस प्रकरण पे आया, राहुल जी ने क्या कहा, जरा मुझे बताइएगा। उन्होंने ये कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा वो ट्विटर पे सार्वजनिक है, मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन जब भारत के साथ मैं बोलता हूं ना, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं संक्षेप में बताते हूं। उन्होंने बोला राम भक्त ऐसा नहीं कर सकते। राम भक्तों की कैसे बात हो गई? वह हिंदू लड़के भी थे, वह मुसलमान भी थे। अगर वह हिंदू भी थे तो उनको राम के साथ जोड़ने की आवश्यकता क्या थी? एक क्राइम हुआ, कोई मर्डर कर देता तो हम उसको किसी का जिस समुदाय का होता है उसका भक्त बता देते हैं। ये गलत है। गलत को गलत कहना चाहिए आचार्य जी। अमीश, क्या राहुल गांधी ये कहते कि राहुल गांधी क्या ये कहते कि राम भक्त ऐसा करते हैं? क्या किसी बुजुर्ग को पीटना और राम भक्ति ये तो है? बुजुर्ग को पीटना गलत है? लॉ एंड ऑर्डर की बात है। योगी पे हमला करते हैं, जेपी नड्डा पे हमला करते हैं, अमित शाह पे हमला करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी पे हमला करते हैं, करे हमला। वो किसी ने रोका है उनको क्या? लेकिन राम के साथ जोड़ने की आवश्यकता क्या थी? जब ट्विटर और भारत की लड़ाई होती है तो ट्विटर के साथ खड़े होते हैं, भारत के साथ क्यों नहीं खड़े होते? पॉइंट ये उठेगा आचार्य जी, क्यों नहीं उठेगा यह सवाल? अमीश देवगन, राहुल गांधी शिव के भक्त हैं और तुलसीदास जी ने लिखा है, राहुल गांधी भगवान शिव की आराधना करते होंगे, सपने नहीं भावा। भगवान राम के भक्त हैं राहुल गांधी। और राहुल जी ने ये कहा है कि ऐसी हरकत कोई राम भक्त नहीं कर सकता। और राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्षमाशील, दया, जवाब ले लेता हूं मैं। भगवान राम को करुणा निधान कहा गया है। तो जो भगवान राम का भक्त है वो ऐसे काम नहीं कर सकता। भगवान शंकर के भक्त है वो। इसमें राहुल जी को कटघरे में प्रभु राम तो भगवान शंकर के भक्त थे। तो राहुल जी तो अपरंपार है। देखिए, नहीं, सवाल ये है अमीश जी कि जब वहां जय श्री राम का नारा लगाने की पुष्टि ही नहीं हुई, उसके पहले राम भक्तों को आप भाषण क्यों देने लगे? क्योंकि आपको प्रभु रामचंद्र जी के विरुद्ध काम करने का अभ्यास है। कपिल सिब्बल खड़े हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि साहब जो है राम मंदिर के लिए आप तत्काल सुनवाई मत करिए, और आप कहते हैं मंदिर में जाने वाले जो हैं लड़कियां छेड़ते हैं, और आप कहते हैं कि साहब ये जो कलावा बांधते हिंदू हैं ये देश के लिए इस्लामी जिहाद से ज्यादा बड़े खतरे हैं। तो आपका जो पूर्व इतिहास है। फिलहाल ये देश हमारा में इतना ही, लेकिन लाख टके की बात यह है कि अगर ये मायाजाल है, अगर ये चक्रव्यूह है, और अगर इस चक्रव्यूह में बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो सपा, कांग्रेस इसमें फंस क्यों रही है? समझदार को तो इशारा काफी होता है। मैं जनता जनार्दन को बहुत समझदार मानता हूं, आप खुद समझदार हैं। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, नमस्कार।